Hello बच्चों, welcome to this video lecture, Transformation in Plants. In this lecture, we will start the topic Transformation, किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली प्लांट्स को उनकी जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, जो हमने पहले वेक्टर्स पढ़े थे और जो मेथड्स पढ़े थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, तो उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है प्लांट्स के एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? जीन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज़ द जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ अ सेल resulting from the integration or insertion of foreign or exogenous genetic material। ठीक है, सेल का जीन जो है जेनेटिक जो मटेरियल है उसको ऑल्टर किया जाता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है उसको ऑल्टर किया जाता है बाय introduction of foreign exogenous genetic material। ठीक है, तो gene transformation occurs naturally in living organism and is not uncommon in nature। naturally भी होता है ये, और humans जो हैं उन्होंने human beings ने इस natural phenomena को, इस natural occurrence को use किया है काफ़ी हद तक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल्स हैं और मेडिसिन है और इंडस्ट्री पर्पस है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया है। तो मेजर डिफरेंस जो होगा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल ब्रीडिंग में और इन विट्रो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र में वो क्या है? एक तो स्पीड है, प्रिसीजन है, रिलायबिलिटी है और स्कोप है। जो ट्रेडिशनल नेचुरली अकरिंग होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो स्लो होती हैं, इतनी प्रिसाइज नहीं होती, वो चांस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जबकि इन विट्रो जो हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लैब में, वो फास्ट होता है, प्रिसाइज होता है, एग्जैक्ट जीन जो हमको चाहिए होती है डिज़ायर्ड वही वहाँ पर इंसर्ट होती है, रिलायबल होता है क्योंकि हमको वहाँ पर सीक्वेंस पता है कि जीन किस तरह से कहाँ पर इंसर्ट हुई है, उसकी सीक्वेंस क्या थी, कौन से एंजाइम्स उसको कट कर सकते हैं। तो ये सब हमको पता है और उसका एक्सप्रेशन हमको पता है कि वो क्या एक्सप्रेशन देगी अगर प्लांट में वो इंसर्ट होती है, इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसका हमारे पास पहले से डिसाइडेड एक पर्पस होता है कि ये इस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, इस पर्पस के लिए ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। तो वो स्कोप भी यहाँ पर क्लियरली एक तरह से मेंशन्ड होता है, जबकि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो इतने फास्ट नहीं होते, प्रिसाइज नहीं होते, चांस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पर वो इतना प्रिसीजन वहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन विट्रो लैब के थ्रू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो की जाती है वो उसके एडवांटेजेस हैं, तो उसको ह्यूमन बींग्स ने, साइंटिस्ट ने जो है एक्सप्लोर किया है काफ़ी हद तक और उसको यूटिलाइज किया है कमर्शियल यूज़, कमर्शियल पर्पस के लिए भी इंडस्ट्री में, कमर्शियल पर्पस में, एग्रीकल्चर में। तो अब देखते हैं कि वो होता कैसे है। तो प्लांट्स जो हैं दो तरह से ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। एक तो होगा डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो जीन है वो होस्ट या जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिस भी प्लांट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें डायरेक्टली वो जीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ वेक्टर। और दूसरी होती है वेक्टर मीडिएटेड, जिसमें हम एक बैक्टीरिया या वायरस इस तरह से किसी को हम यूज़ करते हैं जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो फिज़िकल मेथड्स हैं उसमें जो कॉमन मेथड्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि चार्ज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल हो जाती है। परमिएबल होने से जो जीन है वो इजीली सेल में एंटर कर सकता है, न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है। तो ये तो था इलेक्ट्रोपोरेशन। फिर है पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट में क्या होगा, जो
जीन होता है उसको गोल्ड या इस तरह के इनर्ट पार्टिकल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ जो है अटैच किया जाता है और एकदम से हाई स्पीड से उनको, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से उनको सेल के ऊपर डायरेक्टली बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, और ये जो बम्बार्डमेंट होती है, पार्टिकल्स के बीच में एक सीव लगाई जाती है, एक छलनी के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, उसका साइज जो होता है, उसका जो मैश जो होते हैं वो इतने साइज के होते हैं कि वो मेटल जो है, जैसे गोल्ड है, इस तरह का जो मेटल है उसको स्टॉप कर देता है, लेकिन उसके साथ अटैच्ड जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो जेनेटिक मटेरियल पास कर जाता है उस छलनी से या सीव से, जबकि जो मेटल है वो उस सीव से ही स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास जो मेटल है वो सेल तक नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर अटैच्ड जो अ, उसके ऊपर अटैच जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था या आरएनए जो भी था, वो जो है सेल के अंदर स्पीड होती है, इम्पैक्ट होता है, इस वजह से वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। मेटल पहले ही फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा फिर इसके बाद जो मेथड है वो है मैक्रो इंजेक्शन का। मैक्रो इंजेक्शंस में क्या होगा कि जो लार्ज साइज के इंजेक्शंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं टिश्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। माइक्रो इंजेक्शन में जो है काफ़ी एक तरह से प्रिसाइज अमाउंट जो है वो यूज़ की जाएगी और काफ़ी स्मॉल जो है सेलुलर लेवल पर बेसिकली वो ज़्यादा एक्ट करता है, न्यूक्लियस जो है वहाँ पर वो एक्ट करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे ओव्यूल्स हैं, उनको चेंज करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, एम्ब्रियो बनाते हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन जब की जाती है तो माइक्रो इंजेक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। लाइपोसोम में क्या होता है, जो लाइपोसोम्स हैं वो आर्टिफिशियल लिपिड वेसिकल्स हैं और वो सराउंड करते हैं फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। ठीक है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और उनके अंदर जो है डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है और वो सेल के अंदर जो है उसको एंटर किया जाता है और इसके थ्रू जो है डीएनए सेल में एंटर होता है। मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज कर जाता है, फॉस्फोलिपिड बाद में डाइजेस्ट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बच जाता है डीएनए मटेरियल जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है और वहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर सकता है जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ। ठीक है, और इसको गाइड करने के लिए कि भी लाइपोसोम कहाँ पर डिसॉल्व होगा, कहाँ पर अटैच होगा, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स लगाए जाते हैं जो उसको गाइड करते हैं कि वो न्यूक्लियस या किस ऑर्गेनेली पे अटैच होगा और वहाँ पर जाकर वो डीएनए मटेरियल को एक तरह से रिलीज करेगा। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक, वो भी उस आर्टिफिशियली जनरेटेड लाइपोसोम के साथ अटैच किए जाते हैं। इसके बाद आता है एक अल्ट्रासाउंड मीडिएटेड। अल्ट्रासाउंड मीडिएटेड में क्या होगा, जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक पल्स जो होती है वो यूज़ की जाती है, जिससे कि मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज होती है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है वो, क्योंकि अल्ट्रासोनिक की एक तरह से इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, मेटल एटम्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, ऑसिलेट करते हैं और जब वो ऑसिलेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऑसिलेट करेंगे और वो और ऑसिलेट करते हैं तो वो मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दैट ऑसिलेशन दे क्रिएट अ विंडो जिससे कि वो पास हो सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है और फिर साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी जब ऑसिलेशन हो रही होगी तो वो उसमें एंटर कर सकता है। और फिर आता है यहाँ पर कुछ केमिकल मेथड्स
केमिकल मेथड्स जो होंगे उसमें कुछ केमिकल्स का, स्पेसिफिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जो फिजिकल मेथड्स है उसमें ऐसा कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता खास, जबकि केमिकल मेथड्स में प्रॉपर केमिकल्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं डीएनए की एंट्री को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है पैग मीडिएटेड। पैग क्या है यहाँ पर? ये होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन है सेल की उसको एक तरह से परमिएबल बना देता है। ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो एंटर कर सकता है। और यूजुअली प्रोटोप्लास्ट जो होता है वहाँ पर उसको भी ये जो है परमिएबल कर सकता है। ठीक है, और इसका एक डिसएडवांटेज होता है, इट रिक्वायर्स प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और इसको सेल में प्रोटोप्लास्ट होना मतलब ये प्रोटोप्लास्ट के ऊपर एक्ट करता है। हमें सेल वॉल रिमूव करनी होगी, सिर्फ हमें प्रोटोप्लास्ट चाहिएगा। ठीक है, तो सेल वॉल यहाँ पर रिमूव की जाती है पहले पैग के लिए, पैग मीडिएटेड ट्रांसफ़र के लिए। तो सेल वॉल रिमूव की जाती है और प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर होना चाहिए, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक फंक्शनल जो न्यूक्लियस है या सेल जो है वो फंक्शनल भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा फिर मेथड है कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ और आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर के साथ जो है मिक्स किया जाता है, जिससे कि डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट आपस में बाइंड हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट जो है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं उनके साथ मिक्स किया जाता है, उनको उन पे अप्लाई किया जाता है इस डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट को, जो प्रेसिपिटेट बना है इसको। और जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने अंदर बाय डिवाइडिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीकेटाइन डीएमएसओ टेक्निक। पॉलीकेटाइन डीएमएसओ टेक्निक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ पॉलीकेटाइन, ठीक है, पॉलीब्रीन, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। एक केटाइन, पॉलीकेटाइन है उसको यूज किया जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए सेल के अंदर। ठीक है, और उसके लिए डीएमएसओ जो है वो अप्लाई किया जाता है। फिर इसका मेजर एडवांटेज जो है वो ये है, ये थोड़े लेस टॉक्सिक होते हैं। पॉलीब्रीन जो है वो ज़्यादा लेस टॉक्सिक, वो कम टॉक्सिक है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी यानी एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी को वो इंक्रीज करता है डीएनए की सेल सरफेस पर। ठीक है, और इसके अलावा फिर एक और मेथड है DEAE, डेक्स्ट्रॉन प्रोसीजर उसको कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो डीएनए है उसको इस पॉलीमर के साथ DEAE डेक्स्ट्रॉन के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको जो है एकदम से सेल पर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि वो उसमें एंटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र जो है उसका मेजर एडवांटेज तो यही है कि वो किसी होस्ट स्पेसिफिक उसमें ये चीज़ कि भाई वेक्टर अगर होगा तो वेक्टर तो किसी पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, उसी को अफेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में ये स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए होती कि वेक्टर एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी यहाँ पर नहीं होती है, तो डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा ये वाला इशू यहाँ पर नहीं आता। और डिसएडवांटेज में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एक तो इट डिपेंड्स ऑन
कल्चर सिस्टम दैट अलाउज रीजनरेशन ऑफ मेच्योर प्लांट्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल मेथड्स हैं उनमें ज़्यादातर प्रोटोप्लास्ट यूज होता है, तो वो कितना स्टेबल है सेल वहाँ पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर में एक तरह से फिजिकल या केमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी जो है सेल की उसको अफेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर एक डिसएडवांटेज यहाँ पर पॉइंट है। और कई बार क्या होता है, डीएनए जो है वो गलत जगह वो इम्प्रॉपरली इंटीग्रेट होता है, या इंटीग्रेशन नहीं भी होता है उसमें, सेल के अंदर तो आ गया लेकिन वो उसमें प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं होता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अलग जगह पर वो अलग साइट पर वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो वो सेल की स्टेबिलिटी जो है उसको अफेक्ट कर सकता है, दूसरा इंटीग्रेशन जो है उसमें थोड़ा सा वो इतना एफिशिएंट इंटीग्रेशन इंश्योरिंग इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और एडवांटेज इसकी ये है कि ये स्पेसिफिसिटी जो स्पेसिफिसिटी की लिमिटेशन है उसको कम करता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड है वेक्टर मीडिएटेड, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजायर्ड जीन को अटैच करते हैं और फिर उसको इंसर्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं उस प्लांट में जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरियर यूज किया गया है होस्ट प्लांट के अंदर, या एक्सप्रेसर जिसके अंदर हमें एक्सप्रेशन चाहिए उस प्लांट के अंदर जीन को इंसर्ट या ऐड करने के लिए। तो वो जो कैरियर है वो वेक्टर है। तो दो तरह के यहाँ पर वेक्टर प्लांट्स में खासकर यूज किए जाते हैं, एक तो है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड और दूसरा है वायरस मीडिएटेड। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, और वायरस मीडिएटेड में क्या हुआ, कुछ वायरस होते हैं उनको यूज किया जाता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उनको यूज किया जाता है। उनमें से जो इन्फेक्शियस जीन होती हैं उनको हटा दिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम की जो इन्फेक्शियस जीन होगी वो हटा दी जाती है, और वायरस की जो इन्फेक्शियस जीन होती है जो हार्मफुल इफेक्ट डालती है उन जीन्स को हटा दिया जाता है, और उसके अंदर जो बेनिफिशियल जीन्स होती हैं या डिजायर्ड जीन्स जो होती हैं वो इंसर्ट की जाती हैं, और फिर उसको प्लांट के अंदर इन बैक्टीरिया या वायरस को, इन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या वायरस को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से स्टेप्स बताए गए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। सबसे पहले तो प्लांट लेंगे या सीडलिंग लेंगे, उसका एक्सप्लांट यानी उसका कोई भी पार्ट जो है जो इजीली ट्रांसफॉर्म हो सके वो लेते हैं। वो एम्ब्रियो हो सकता है, लीफ हो सकता है, हाइपोकोटाइल हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है, सेल हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, कोई भी कैलस भी हो सकता है। कैलस क्या होता है, रैपिडली ग्रोइंग सेल्यूलर मास, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्यूलर मास। तो वो लिया जाएगा, और उससे फिजिकल या केमिकल मेथड से या तो हम डीएनए ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहाँ पर बेसिकली जो वही वाले वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। टिश्यू या सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा इन मेथड्स के बाद, और उसको फिर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है एक आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उन सेल्स को या टिश्यू को, और उनसे फिर जो ट्रांसफॉर्म्ड जिनमें जो हो जाते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और उनको स्क्रीन करने के बाद उन प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद उनके सीड्स बनाए जाते हैं, और सीड्स जो है फिर वो TI या T1 कहा जा सकता है, जो कि प्रॉपरली वेल ट्रांसफॉर्म्ड सीड्स होते हैं, इंश्योर्ड है कि भी हाँ इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो वो T1 सीड्स वो बनते हैं यहाँ पर। तो ये था वेक्टर लेस, बिना वेक्टर के डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का ये मेथड होता है, ठीक है। अब बात आती है वेक्टर मीडिएटेड, जिसमें सबसे बेसिक जो स्टडी किया जाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम का।
तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है, पहले एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो है रोड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, एंड इट हैज इवॉल्व्ड अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग सिस्टम, और it contains a segment of DNA that is transferred from bacterium to plant cells. इसका जो DNA है वो बैक्टीरिया से प्लांट के सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। 3 तरह के बेसिक बैक्टीरिया टाइप हैं इसके, काफ़ी कॉमनली जो स्टडी किए जाते हैं वो स्पीशीज हैं। एक तो है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस, ये विरुलेंट स्ट्रेन है, यानी ये एक तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है, और इंड्यूस क्या करता है, क्या डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज मतलब स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूमरस ग्रोथ होना, जैसे ह्यूमंस में कैंसरस ग्रोथ होती है सेल की, ऐसे ही प्लांट्स के स्टेम में ट्यूमरस ग्रोथ होना वो इंड्यूस करता है ये ट्यूमर फेसियन स्टेम में, ठीक है। फिर है एक रेग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ये भी विरुलेंट स्ट्रेन है, और ये हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है, ये रूट्स में ट्यूमर बनाता है। जो ट्यूमर फेसियंस है वो स्टेम में या जो क्राउन पोर्शन जो होता है, एरियल पोर्शन जो होता है वहां पर ट्यूमर कॉज करता है, इंड्यूस करता है, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो है वो रूट में ये ट्यूमर बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये ए विरुलेंट स्ट्रेन है, ये ट्यूमर कॉज नहीं करता, ये हार्म नहीं करता है, ठीक है, प्लांट में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। तो जो 2 मेजर एग्रोबैक्टीरियम के टाइप हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, वो स्टेम को इन्फेक्ट करता है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन वो रूट को इन्फेक्ट करता है, हेयरी रूट कॉज करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और राइजोजन क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं एग्रोबैक्टीरिया जो है बिसाइड्स क्रोमोसोमल डीएनए कंटेन्स विरुलेंट प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। विरुलेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है, एक ये बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर जो है ट्रांसफर हो सकता है, तो इसलिए इसको विरुलेंट कहा गया है, तो इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। तो वो प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होता है, और वो प्लाज्मिड ट्यूमेफेसियंस में तो टाई टाइप का होता है, TI ट्यूमर इंड्यूसिंग सिंपल ट्यूमेफेसियंस, और जो दूसरा राइजोजन है उसमें RI प्लाज्मिड होता है, ठीक है, वो रूट में ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो ये प्लाज्मिड्स जो हैं इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डिजीज कॉज करने वाली, और इन्हीं का ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर, एग्रोबैक्टीरिया से प्लांट के अंदर। तो टाई प्लाज्मिड बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है जीन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, tDNA होता है, ट्रांसफर DNA जैसे कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, उसमें इन्वर्ट एंड्स पर उसके इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 25 बेस पेयर की रिपीट्स होते हैं, और फिर उसमें एक बीच में वेरुलेंस रीजन होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जीन्स जो चाहिए होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है उसकी अपनी खुद की, और एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जीन होती है वो होती है ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन प्रेजेंट होता है। ओपाइन जो है उसको कैटाबोलाइज करने का जो एंजाइम्स हैं वो इस सीक्वेंस में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, इस जीन में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्रोबैक्टीरिया का टाई प्लाज्मिड जो है उसके स्ट्रक्चर के ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक एग्रोबैक्टीरिया का एक टाई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग इन स्टेम, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है ये, और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, tDNA प्रेजेंट होगा, एक तो ट्रांसफर DNA, ठीक है, और उसमें ट्रांसफर DNA में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, उसके दो एंड्स होंगे tDNA के, और इन्वर्टेड होंगे, यानी एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए होंगे, और रिपीट्स होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में एक दूसरे को फेस करता हुआ होगा, जो लेफ्ट की सीक्वेंस है और राइट की सीक्वेंस है वो एक दूसरे की तरफ
इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बीच में फिर ऑक्सिन जीन्स होती हैं जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। साइटोकाइनिन जीन है जो कि सेल प्रॉपर सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं डायरेक्टली। ऐसे ही ओपाइन सिंथेसिस जीन्स होती हैं जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओपाइन एक्चुअली कंपाउंड है जो कि एग्रोबैक्टीरियम यूज करता है अपने फूड के लिए, एज अ फूड उसको चाहिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है ओपाइन। तो वो सिंथेसाइज करने वाली जीन्स जो है वो इस टीडीएनए या प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये मेजर जीन्स एक तो मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग और ओपाइन न्यूट्रिशन लेने वाली जीन्स, ये इस टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर दूसरे जो इसके रीजन्स हैं प्लाज्मिड के, वो है ओपाइन को ब्रेक डाउन करने वाले, सिंथेसाइज किया उसने पहले और फिर बाहर से उसने प्लांट से उसने कंपाउंड्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिए जिनसे वो सिंथेसाइज करता है ओपाइन को, और ओपाइन से सिंथेसाइज होने के बाद वो उसको ब्रेक डाउन करता है और अपने लिए यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो वो बाकी जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं दूसरे रीजन में प्लाज्मिड के। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है और साथ में विरुलेंस जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इन्फेक्शन क्या होता है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना प्लांट सेल का और ग्रो करना, जिससे कि बहुत सारा ट्यूमर, एक तरह से ट्यूमर बन जाता है, मास जो होता है सेलुलर मास वो बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे काम करता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, इसका अपना खुद का बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और साथ में यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट है ब्लू कलर का। प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए प्रेजेंट होता है। जब हम इस बैक्टीरिया को कहीं वूंड, प्लांट के अंदर कहीं कोई वूंड है या इंजरी है वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ उस रीजन में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो वूंड साइट है, यहाँ पर हमने इस बैक्टीरिया को अप्लाई किया प्लांट पे, तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद हम नोटिस करेंगे कि सेल्स जो है प्लांट के वो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उन प्लांट के अंदर जो है ये टीडीएनए, प्लाज्मिड का जो डीएनए था, ये टीडीएनए इस प्लांट सेल के डीएनए में अटैच्ड हमको मिलता है। तो ये एक तरह से बताता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये तो इसका जनरल प्रोसीजर है कि किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है या डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है इन्फेक्शन का। सबसे पहला तो है एसिटोसिरिंजोन जो है वो सिक्रीट किया जाता है और वो एग्रोबैक्टीरियम की प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। जब कोई प्लांट वुंडेड होता है या इंजरी होती है उस पे कोई, तो वो एसिटोसिरिंजोन रिलीज करता है, ठीक है। और वो एसिटोसिरिंजोन जो है एग्रोबैक्टीरियम की मेम्ब्रेन पर विर ए प्रोटीन प्रेजेंट होती है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब विर एग्रोबैक्टीरियम की विर ए प्रोटीन पर एसिटोसिरिंजोन जो कि प्लांट ने प्रोड्यूस किया था, वुंडेड प्लांट ने प्रोड्यूस किया था, वो अटैच हो जाता है, तो वो विर जी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। विर जी भी एक दूसरी प्रोटीन है जो कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट है। वो विर जी जीन जो है फिर बाकी विरुलेंट जीन्स जो हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करती हैं उन जीन्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। और उन जीन्स में ही इंक्लूडेड है विर डी और विर ए जीन्स, ठीक है। तो विर ए जीन सबसे पहले, विर ए प्रोटीन तो है एग्रोबैक्टीरियम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। और वो एसिटोसिरिंजोन जो कि एक तरह से स्टिमुलेशन है उसको डिटेक्ट करता है। विर ए विर जी को एक्टिवेट करता है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, और विर जी बाकी विरुलेंस जीन्स जो हैं उनको एक्टिवेट करता है। और उन्हीं विरुलेंस जीन्स में दो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, विर डी एंड विर ई। तो विर डी क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड निक बनाता है टाइप्लाज्मिड में, ठीक है। टाइप्लाज्मिड के जो बॉर्डर्स थे जहाँ पर टी डीएनए प्रेजेंट था वहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड
निक बनाएगा, ठीक है, कट्स बनाएगा, एंड्स बनाएगा, जिससे कि जो टीडीएनए है वहां से वो अनवाइंड हो जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बना है वो विर ई प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ देखो ना, ऊपर दो बात की थी, विरुलेंस जीन्स, इंपॉर्टेंट विरुलेंस जीन विर डी और विर ई, जो कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर है। विर डी टाइप टीडीएनए को का एक स्ट्रैंड रिमूव कर देगा टाइप प्लाज्मिड में से, ठीक है। और वो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए जो रिमूव हुआ है प्लाज्मिड में से, किसकी प्रेजेंस में, विर डी की प्रेजेंस में, वो विर ई प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, जो कि विर ई जीन ने बनाया था, ठीक है। तो विर ई के साथ अटैच होने से क्या होगा, वो आपस में अनबाइंड नहीं होता, ठीक है, और वो उससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है वहां पर, मतलब वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनाएगा, वो सिंगल स्ट्रैंड एक तरह से वहां से एक स्पेस एक तरह से बना देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड वो रीजन बन जाता है दोनों, ठीक है। टीडीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, उसके स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एक तरह से फॉर्क जिसको कहते हैं ना, वो वाला यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए बना था वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जो टीडीएनए है वो इंटीग्रेट करेगा एट रैंडम साइट इनटू अ क्रोमोसोम इन प्लांट न्यूक्लियस, ठीक है। और एक बार अगर वो रैंडम साइट पे जैसे वो इंटीग्रेट कर रहा है, एक बार अगर वो इंसर्ट हो गया तो टीडीएनए जो है वो स्विच ऑन हो जाता है और अपने जीन्स जो थे टीडीएनए के अंदर, जो जीन्स थे, ऑक्सिन का जीन, साइटोकाइनिन के लिए जीन और ओपाइन सिंथेसिस का जीन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि टीडीएनए प्लांट के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद क्या होगा, ऑक्सिन सिंथेसाइज होगा, साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होगा। ऑक्सिन सिंथेसाइज होने से क्या होता है, सेल की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, और साइटोकाइनिन सिंथेसिस होने से सेल में मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर तीसरा है ओपाइन कंपाउंड्स का सिंथेसिस करने वाली जीन, वो भी यहाँ पर एक्सप्रेस होने लग जाती है प्लांट के अंदर, जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। ये जीन, ओपाइन सिंथेसिस की जीन, एग्रोबैक्टीरियम की ही जीन है, और वो प्लांट के अंदर तभी एक्सप्रेस होती है जब वो प्लांट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाती है या इंसर्ट हो जाती है। जब प्लांट सेल ओपाइन सिंथेसिस करने लगे तो मतलब प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो वो ओपाइंस जो हैं आर्जिनिन से डिराइव किए जाते हैं, और वो कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स एक्ट करते हैं फॉर न्यूट्रिशन फॉर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना प्लाज्मिड से टीडीएनए प्लांट के क्रोमोसोम में इंसर्ट किया, और अपनी ग्रोथ के लिए तीन चीजें की। एक तो प्लांट के सेल को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन सिंथेसाइज करवाया, दूसरा प्लांट के सेल्स इंक्रीज किए, मल्टीप्लिकेशन की, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करके, और तीसरा उसको जो कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स ओपाइन जो था वो सिंथेसाइज करवाया प्लांट सेल से। और इन तीनों की ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट के अंदर और भी ज़्यादा ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में। जितना ज़्यादा ये टीडीएनए एक्सप्रेस होगा उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, और एग्रोबैक्टीरियम का नंबर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, और वो प्लांट को इन्फेक्ट करता जाएगा, उसके अंदर जो है इंक्रीज होता जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया ने अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन सिंथेसाइज कराया, साइटोकाइनिन सिंथेसाइज कराया, और ओपाइन जो कि कार्बन नाइट्रोजन का सोर्स है बैक्टीरिया के लिए, वो सिंथेसाइज करवाया। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिससे कि एग्रोबैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करता है और अपनी ग्रोथ को हेल्प करता है प्लांट सेल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हीं स्टेप्स को जो है एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले क्या होगा, वुंडेड प्लांट सेल जो है वो एसिटोसिरिंजोन
सिक्रीट करता है। ये एसिटोसिरिंजोन, यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, इसके विर ए जो जीन प्रोटीन है मेम्ब्रेन के ऊपर, उससे अटैच होता है। विर ए जो है वो विरुलेंस जीन्स को एक्टिवेट करता है फिर, ठीक है। और विरुलेंस जीन्स में दो तरह की जीन्स जो हैं वो आती हैं, एक तो विर डी जीन है और एक विर ई जीन है। और क्या होता है, जब टी डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होने से वहाँ पर रेप्लिकेशन होती है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो है वो होगी, जिससे कि जो टी डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद जो विर डी है और विर ई है, ये हेल्प करती हैं इसकी मूवमेंट में फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ब्लू कलर की विर ई प्रोटीन है और ऑरेंज कलर की विर डी प्रोटीन है। तो अब देखते हैं कि ये हेल्प कैसे करती है। सबसे पहले तो जो विरुलेंस जीन है विर बी, वो एक चैनल बनाती है। ये जो येलो कलर की जीन्स दिख रही है ना, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं बहुत सारी, ये विर बी जीन जो थी उससे एक्सप्रेस होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, बैक्टीरिया को प्लांट सेल के साथ अटैच करती हैं। अटैच करने से एक चैनल बन जाता है बैक्टीरिया और प्लांट सेल के बीच में, ठीक है। फिर क्या होता है, विर ई और विर डी, ये दो जीन्स जो हैं ये इस चैनल के थ्रू पास होती हैं। विर डी जीन जो है टी डीएनए जो रेप्लिकेट किया है उसके साथ अटैच होती है, उसको प्लांट सेल के अंदर लेकर जाती है, ठीक है। इसको प्लांट सेल के अंदर जब लेकर जा रही है, साथ साथ विर ई प्रोटीन जो है ये भी अंदर प्लांट सेल के चला जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के साथ अटैच होने के लिए विर बी प्रोटीन था, विर ई साथ में इसके मूव कर रहा है, और विर डी जो था वो टी डीएनए का जो रेप्लिकेट बना था उसको प्लांट सेल के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर, जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला था वो एक यहाँ पर कह सकते हैं एक कैस्केड जो है, एक स्टेप वाइज रिएक्शन उसको कॉज करता है। यहाँ पर ये देख सकते हो ना LRR, ये फ्लैजेला इसको सिग्नल देता है जिससे फॉस्फोरिलेशन होती है, VIP जीन्स की फॉस्फोरिलेशन होती है। VIP जीन जब फॉस्फोरिलेट हो जाती है तो वो जिस प्रोटीन के साथ या जिस मटेरियल के साथ अटैच होगी उसको न्यूक्लियस के अंदर लेकर जा सकती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला ने सिग्नल दिया LRR को, जो कि प्लांट सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट था, उसने VIP प्रोटीन को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, फॉस्फोरिलेट करके। जब VIP प्रोटीन फॉस्फोरिलेट हुई तभी वहां नीचे से दूसरी तरफ से जो टी डीएनए का रेप्लिकेट था बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो VIP एक्टिव VIP है फॉस्फोरिलेटेड, दूसरा टी डीएनए है, ठीक है, जो कि विर डी प्रोटीन से अटैच्ड है ऑलरेडी। अब VIP और टी डीएनए को कौन कनेक्ट करता है, विर ई प्रोटीन। जो ब्लू कलर के विर ई प्रोटीन थे ये टी डीएनए को और VIP प्रोटीन प्लांट की खुद की है, ठीक है। तो टी डीएनए विर डी और विर ई के साथ अटैच होकर VIP प्रोटीन जो कि प्लांट की है उससे अटैच हो जाता है। और जब VIP फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन इस टी डीएनए के साथ अटैच्ड होगा, इसको ये इजीली न्यूक्लियस के अंदर लेकर जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाने के बाद क्या होता है, विर एफ जो कि विरुलेंस जीन ही है, एग्रोबैक्टीरिया से ही आता है साथ साथ, वो इनको अलग अलग कर देता है सारे प्रोटीन्स को और टी डीएनए को फ्री कर देता है। जब टी डीएनए फ्री हो जाता है वो प्लांट सेल के डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है और
उसके अंदर जो tDNA के अंदर जो जीन्स थी ऑक्सिन सिंथेसिस की, साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए और ओपाइन सिंथेसिस के लिए, वो यहाँ पर एक्सप्रेस होने लग जाती हैं। और जब वो एक्सप्रेस होने लग जाती हैं, प्लांट सेल ग्रो करता है, नंबर में इंक्रीज होता है और अपना न्यूट्रिशन और ओपाइन जो है वो बनाने लगता है। ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं एग्रोबैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर ग्रो करने में। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फेक्शन प्रोसेस था कि एग्रोबैक्टीरिया किस तरह से प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लांट है, इसका ट्यूमर है, गॉल क्राउन गॉल ट्यूमर जिसको कहते हैं, स्टेम के ऊपर जो ट्यूमर होता है वो इस तरह से बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इन सेल्स को एग्रोबैक्टीरिया यूज करता है अपना नंबर इंक्रीज करने में। ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर भी देख सकते हो ये वही ट्यूमर है स्टेम के ऊपर। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन इस तरह से दिखाई देता है जहाँ पर ये एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट होगा प्लांट पर। ठीक है, अब ये वही है कि tDNA में क्या क्या होता है, प्लांट क्रोमोसोम होगा और उसके अंदर जब tDNA अटैच हो जाएगा तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड ओपाइन सिंथेसिस के एंजाइम्स बनेंगे। ऑक्सिन जो है सेल की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा और ओपाइन जो है वो एग्रोबैक्टीरिया एज अ न्यूट्रिएंट यूज करेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें एग्रोबैक्टीरियम को ग्रो एंड मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती हैं। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, जो इन्फेक्शियस जीन होती है वो रिमूव कर दी जाती है। उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले तो जो डिजायर्ड जीन है वो ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो अननेसेसरी जीन्स जो होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं, प्लाज्मिड मॉडिफाई किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम को और फिर उस एग्रोबैक्टीरियम को क्या किया जाता है, एक्सप्लांट लिया जाएगा। एक्सप्लांट क्या होगा, कोई भी प्लांट पार्ट जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सीडलिंग हो सकता है, सीडलिंग का जो अपर एपिकल पोर्शन होता है वो, कोई सेल दूसरा सेल जो कि रैपिडली डिवाइडिंग हो, एक्टिवली डिवाइडिंग हो, प्रोटोप्लास्ट हो सकता है और लीफ डिस्क हो सकती है। ठीक है, तो वो एज अ प्लांट पार्ट एक्ट करेगा, उसको वूंड किया जाएगा, उसमें इंजरी की जाएगी उस सेल में। ठीक है, एसिटोसिरिंजोन बाहर से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि एग्रोबैक्टीरिया प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सके, चांसेस इंक्रीज करने के लिए एसिटोसिरिंजोन दिया जाएगा। प्लांट्स के सेल को वूंड किया जाएगा, इंजर किया जाएगा और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला एग्रोबैक्टीरियम है उसको ऐड किया जाएगा। ये तीनों जब ऐड होंगे को कल्टीवेट किए जाएंगे। ठीक है, और अबाउट 30 मिनट्स जो है लिक्विड मीडियम में इनको कल्टीवेट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साथ ही यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट यहाँ पर नहीं डाला जाता। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सके, वो नहीं डालते, यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करने दिया जाता है। ठीक है, 3 डेज के बाद इन्फेक्शन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इन्फेक्शन जो है एक तरह से कह सकते हैं हो जाता है, उसमें 3 दिन का टाइम ऑलमोस्ट लगता है कि इंश्योर कर सके हम कि काफ़ी सारे सेल्स जो हैं इन्फेक्ट हो चुके होंगे बैक्टीरिया से। अब 3 दिन के बाद फिर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डाला जाता है जिससे बैक्टीरिया अपनी मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ स्टॉप कर दे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड टिश्यू या सेल है या कैलस है वो सेलेक्ट किया जाता है। वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम था उसमें कुछ टॉक्सिन्स के लिए जो है या एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंट जीन्स जो होती हैं वो डाली जाती हैं, साथ में अटैच की जाती हैं, जैसे बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए उसमें एंटीबायोटिक जीन्स जो होती हैं, रेजिस्टेंस जीन्स जो होती हैं वो अटैच की जाती हैं। तो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जिन प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होंगी और वो इजीली जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और इस तरह से मार्कर जीन भी कुछ और मार्कर जीन्स जो होती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। तो इनके यूज़ से जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को उनसे शूट्स बनाई जाती हैं, उनमें शूट फॉर्मेशन इंड्यूस किया जाता है, रूट फॉर्मेशन इंड्यूस किया जाता है और फिर हमारे पास जो सेल था उसमें रूट बन गई है, शूट बन गई है प्लांट में और प्रॉपर प्लांट ग्रो हो जाता है धीरे धीरे। और वो प्रॉपर प्लांट ग्रो होने के बाद उसको सीड उसमें फॉर्मेशन की जाती है, सीड फॉर्मेशन होती है और सीड फॉर्मेशन होने से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उस सीड से बनेगी, वो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट की जनरेशन होगी। ठीक है, और वो यूज़ की जाती है फिर आगे ग्रो के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप है जिससे कि एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वही बात की जा रही है, कैसे किया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम जो है उसको वुंडेड प्लांट पर अप्लाई किया जाएगा और वो इस तरह से यहाँ पर जो है वो ट्यूमर कॉज कर सकता है और इस तरह से बाद में हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं जो बैक्टीरिया है, उसके लिए बेसिक ये स्टेप्स हैं कि बैक्टीरिया कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है यहाँ से। और फिर यहाँ से जो ये ट्यूमर है इसको रिमूव किया जाता है, इसको फिर क्योर किया जाता है और बैक्टीरिया फ्री ट्यूमर जो है वो कल्चर किया जाता है हॉर्मोन्स के एब्सेंस में। ठीक है, और आई थिंक दिस या यहाँ पर इस वाले स्टेप को आप फिर भी रहने दे सकते हो। यहाँ तक बेसिक आपका इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप्स जो है वो यही हैं और ये इम्पॉर्टेंट है बेसिक स्टेप्स टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, वो बेसिकली यही हो सकता है इसमें कि एक तो स्टेप्स डिस्क्राइब करो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अलावा कि डायरेक्ट एंड वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के ऊपर उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से डिटेल में। ठीक है, और शॉर्ट आंसर्स में एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर नोट आ सकता है और एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्यूमेफेसियंस कौन सा है और राइजोजेंस कौन सा है और रेडियोबैक्टर कौन सा है। फिर इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में फिजिकल या केमिकल मेथड्स जो है उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किस तरह से उनको डिफाइन करो इस मेथड को। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। बेसिकली यही क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये जो था बेसिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स जो टॉपिक है वो था। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर पढ़कर जाओ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड्स, बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इनके कुछ नोट्स हैं, स्मॉल नोट्स कि भी किस क्या होते हैं डिटेल में थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं, छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। तो ये टॉपिक इतना ही है। तो ओके देन, अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।